वेलकम बैक इन द फोर्थ सेशन ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, या यूं कह लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप यहाँ देखेंगे एक स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए बैक्टीरियल सेल का, तो सबसे पहले आप बनाएंगे उसमें सेल मेम्ब्रेन। ये जो है सेल मेम्ब्रेन है। किसी भी बैक्टीरियल सेल में जो उनका आउटर लेयर जो होता है, आउटर कवरिंग जो होता है, सेल मेम्ब्रेन के अलावे एक और कवरिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो ये एक दूसरा कवरिंग है जिसको हम लोग कह देंगे सेल वॉल। ठीक है, और इसके अलावे चिल्ड्रन बी वेरी केयरफुल हियर, अपार्ट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल, bacterial cell also have another layer above the cell wall, और इस लेयर को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। लेट अस लेबल दिस। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको नाम से ही समझ में आना चाहिए, इट इज कार्बोहाइड्रेट। कैलिक्स मीन्स covering, surrounding. That means this glycocalyx means it's a outer coat, sugar coat. Understood? दूसरा जो है ये, इसको कहते हैं हम लोग सेल वॉल। सेल वॉल नाम से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। सेल वॉल का मतलब, वॉल मीन्स व्हाट? द फिक्स्ड बाउंड्री। दैट मीन्स अभी आप जिस घर में होंगे, जिस रूम में होंगे, वो चार दीवारी रूम में जो है, वो वॉल जो है आपको इस एरिया को, इस रूम को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दे रहा है, एक फिक्स्ड शेप दे रहा है ना? वही सेम फंक्शन यहाँ पे सेल वॉल का होता है किसी भी सेल में, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो या कोई दूसरा प्लांट सेल हो, है ना, या फंगस सेल हो, है ना, किसी भी अलग 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 जिस ऑर्गेनिज्म में अगर सेल वॉल है, वो सेल वॉल का मेन फंक्शन होगा कि उस पर्टिकुलर सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करे, शेप प्रोवाइड करे, उसको फटने से बचाए, है ना, उसको रप्चर होने से बचाए, या उसके कोलैप्स होने से बचाए। ये सारा का सारा फंक्शन जो होता है वो सेल वॉल का होता है। वो अलग बात है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल जो होते हैं उनका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है। जैसे बैक्टीरियल सेल में जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है। ठीक है, प्लांट्स में सेलुलोज से बनता है, फंगस में काइटिन से बनता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी फंक्शन जो सेल वॉल का है वो है प्रोटेक्शन, रिजिडिटी, शेप, है ना, और साथ साथ उसको एक फिक्स्ड एरिया में कंटेन करके रखता है, सेल को बर्स्टिंग से बचाता है और कोलैप्सिंग से बचाता है। ठीक, नाउ द लास्ट लेयर that you see here is the cell membrane. Is the cell membrane. Now you see, सबका कॉम्पोजिशन देख ले पहले। ठीक है, कॉम्पोजिशन मतलब किस चीज से बना है। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो बना होता है किस चीज से? शुगर से, दैट इज कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। सेल वॉल जो बना होता है बैक्टीरियल सेल में वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक बहुत ही बेहतरीन चीज है किसी भी सेल में। बच्चों समझना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो यूनिवर्सल है, मतलब हर सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बल्कि सेल मेम्ब्रेन अगर है तो सेल एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। इसका फंक्शन क्या है? देखिए बच्चों, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरैक्ट करता है। आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरैक्ट करने का साफ मतलब है कि सेल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज आना है वो ये सेल मेम्ब्रेन जो है डिसाइड करता है। It decides what should enter into the cell, and also it also takes care of those things which are present inside the cell and need to be removed.
मतलब जो चीज सेल के अंदर मान लो किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है सेल के अंदर और उसको बाहर निकालना है, तो ये काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का है कि इस चीज को बाहर करे, है ना। इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। मतलब ये सेलेक्ट करता है चीजों को, कौन सा चीज सेल के अंदर जरूरी है वही चीज को वो अंदर लेके आएगा, और जो सेल के लिए बेकार है, एक्स्ट्रा है, वो बाहर निकालेगा। ठीक है, किस तरीके से करता है देखिए बच्चों, पहले समझिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बना होता है फोस्फोलिपिड से, फोस्फोलिपिड्स बाइलेयर से, और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है, एसोसिएटेड प्रोटीन एंड प्रोटीन। अंडरस्टूड। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ठीक है, शुगर कोट है एक तरह का बैक्टीरिया के ऊपर। बाद में हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलिक्स जो है बाद में दो तरीके का हो जाता है, एक कैप्सूल, दूसरा स्लाइम लेयर। मतलब ये ग्लाइकोकैलिक्स कुछ बैक्टीरिया में बहुत मोटा होता है, और ये ग्लाइकोकैलिक्स कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिनमें बहुत पतला होता है, ये एकदम मतलब पतला फाइन लेयर होता है, एक स्लाइम लेयर जैसा चिपचिपा एडेसिव सब्सटेंस का काम करता है। किसी बैक्टीरिया को किसी होस्ट सेल में अगर अटैच होना है तो वो इस ग्लाइकोकैलिक्स की मदद से अटैच हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो बहुत मोटा ग्लाइकोकैलिक्स कैरी करते हैं, ठीक है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसके बेसिस पे किस तरीके से बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है बताया गया आगे चल के, इसके सेल वॉल के, है ना, के कारण क्यों बैक्टीरिया को दो भाग में बांटा गया। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये तीनों का फंक्शन क्या है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो आउटर लेयर है, ये जो है इसका मेन फंक्शन, इसका इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन तो पता है कि ये किस चीज से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है। लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों इसमें, ये फंक्शन जो है, ये बैक्टीरियल सेल में जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसी भी, सपोज दैट दिस बैक्टीरिया एंटर्स इन समबडी एल्सेस बॉडी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जिस बॉडी में ये एंट्री लेगा उस बॉडी के लिए ये फॉरेन मटेरियल है, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उससे लड़ेगा। वो जब इम्यून सिस्टम इससे लड़ेगा तब क्या होगा, ये ग्लाइकोकैलिक्स काम आएगा उससे बचाने में। समझ में आया। चलिए, तो ये इसका फंक्शन रहा। सेल वॉल का फंक्शन आपको बताया तुरंत अभी। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन जो होता है वो सेल के कंटेंट के को मेंटेन रखता है। कहने का मतलब द एनवायरनमेंट इनसाइड द सेल शुड बी वेल मेंटेन्ड फॉर द मेटाबॉलिक पाथवेज। जो भी सेल के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं उनको होने के लिए इसके अंदर का एनवायरनमेंट वेल मेंटेन होना चाहिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कभी कभी सिक्रीशन भी करता है। समझ में आया। जैसे कोई चीज सिक्रीट हुआ, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, एक्सपैंड हो जाता है, ये क्या कहते हैं, स्ट्रेच हो जाएगा। कोई सब्सटेंस आया, मान लो ये सेल में, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, कोई सब्सटेंस आया, सेल मेम्ब्रेन पुश होकर ऊपर चला जाता है, और ये जब जब ये सब्सटेंस ऊपर चला जाएगा तो वो एक वेसिकल बन के बाहर निकल आएगा, और वो ट्रेवल होके दूसरे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाके चिपक जाएगा, ठीक है, और फिर वो सब्सटेंस उसमें फ्यूज हो जाएगा। इस तरीके से चीजों को ट्रांसफर करने में भी एक तरह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन। कहने का मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन जो है एक्सटेंड हो सकता है, फ्लेक्सिबल होता है। समझ में आया। तो यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिए, ये जो है सेल मेम्ब्रेन जो है ये फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है ये, फ्लेक्सिबल, क्लियर। लेकिन वही उल्टा जो सेल वॉल है एकदम अपोजिट होता है, ये होता है रिजिड, ठीक है, और ये स्लाइमी भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है, क्लियर। चलिए, ये जो है आपका आउटर कवरिंग, इन तीनों को मिला के एक साथ हम लोग कहते हैं ऑल थ्री टुगेदर सेल एनवेलप। ऑलराइट, ये सेल एनवेलप, सेल एनवेलप का काम क्या होता है, सेल एनवेलप का काम होता है इस बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और ये सेल एनवेलप जो है तीन अलग अलग चीजों से मिलकर बनते हैं। पहला ग्लाइकोकैलिक्स जो कार्बोहाइड्रेट से बनता है, दूसरा सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है, तीसरा सेल मेम्ब्रेन जो फोस्फोलिपिड एंड सर्टेन प्रोटीन से बनता है। फंक्शन आप लोगों को समझा दिए हैं, और ये तीनों मिलकर एक साथ होता है सेल एनवेलप। ये केमिकली बहुत वेरी होते हैं, केमिकली बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। कैसे होते हैं, सेल एनवेलप जो है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं ये, ठीक। चलिए,
अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो सकता है। कभी ये अंदर की तरफ भी एक्सटेंड होगा, कभी ये बाहर की तरफ भी एक्सटेंड होगा। समझ में आया? कब इन बैक्टीरियल सेल, जब हम बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं तो बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्डिंग बना के कुछ सर्टेन शेप्स बना के रहता है। ठीक है, कौन कौन से शेप्स बना के रखता है, किस तरीके से ये एक्सटेंड करता है? देखिए, कुछ शेप बनता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ फोल्ड होने से। ठीक है, दो तीन तरीके का शेप बनता है। पहला जो है वो वेसिकल शेप बनता है इसमें। ठीक है, वेसिकल टाइप का शेप, सर्कुलर टाइप का ऐसा आएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वेसिकल। दूसरा जो होता है वो होता है ट्यूब्यूलर। ट्यूब्यूलर मतलब लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर टाइप का, इस टाइप। और तीसरा जो होता है वो होता है लैमेली। ऑलराइट, do you see three different types of shapes that you see here on the board? These are called mesosomes. इसको क्या कहते हैं हम लोग? मीजोजोम कहते हैं। हालांकि ये वाले को हम लोग कहेंगे वेसाइकल, ये वाले को हम लोग ट्यूब्यूलर, और इसको हम लोग कहेंगे लैमेली। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स है, याद रखिएगा, दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड्स, इसलिए इसको इनफोल्डिंग्स कहा जा रहा है। समझ में आया? ये जो है इनवर्ड इनफोल्ड किया गया, अलग अलग शेप में किया गया, उसका नाम भी आप लोगों को सामने लिखा हुआ है, वेसिकल्स, ट्यूबुलर और लैमेली। ठीक है, इनका काम क्या होता है? देखिए बच्चा लोग, क्योंकि ये फोल्डेड है ना, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है वो काफी फोल्डेड है, और वहां पे रेस्पिरेशन होता है। वैसे ही कुछ यहाँ पे भी होता है। समझ में आया? तो इनको हम लोग सबसे पहले तो इनको हम लोग कहते हैं मीजोजोम्स। ठीक है, मीजोजोम्स आर द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड्स, ठीक है, इनसाइड द सेल, एंड दे फॉर्म सर्टेन शेप्स लाइक वेसिकल्स, ट्यूबुलर एंड लैमेली। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन? अब जैसे द फंक्शन of this mesosomes are they help in cellular respiration। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन तो ये रेस्पिरेशन करता है। दूसरा, ये जो सेल वॉल दिख रहा है आप लोगों को, सेल वॉल के फॉर्मेशन में ये बहुत सारे सब्सटेंस को देता है ताकि ये सेल वॉल ठीक से बन सके। तो एक तरह से ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। समझ में आया? रेस्पिरेशन किया, सेल वॉल का फॉर्मेशन किया। सेल वॉल फॉर्मेशन, देखिए, सेल वॉल का फॉर्मेशन कब होगा? जब यहां से सर्टेन सब्सटेंस सिक्रीट होंगे, तब ना यहाँ पे जाएगा सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए। तो इसका काम क्या होगा? सिक्रेशन भी होगा इसका। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड होता है ना, जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड होता है तो डीएनए डुप्लीकेट होता है, डीएनए डिवाइड होगा, डीएनए डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद जब दोनों डीएनए डिवाइडेड डीएनए वो क्या होता है, दो अलग अलग पोल तक पहुंचते हैं, ताकि बीच से वो सेल डिवाइड होकर दो अलग अलग डॉटर सेल्स बन सके। इसी के लिए होता है ना। यहाँ पे जो डीएनए कॉपी हो रहा है उसमें भी ये मदद करता है मीजोसोम, और साथ साथ जब ये डीएनए को पोल्स की तरफ ले जाते हैं तो उसमें भी मदद कर रहा है ये मीजोसोम। समझ में आ रहा है? तो ये क्या करता है मदद? ये डीएनए रेप्लिकेशन में मदद कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद कर रहा है, और सेपरेशन में, है ना, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन, रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ये जो था फंक्शन है मीजोसोम। कई सारे अपने बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया भी हैं जिनके पास जो मीजोसोम प्रेजेंट है ना, इन मीजोसोम्स के ऊपर कुछ पिगमेंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि ये एक मीजोसोम है, ये मीजोसोम है जिसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया में, जिसके ऊपर कुछ छोटे छोटे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अंडरस्टूड? दीज पिगमेंट्स, दीज कलर्स हेल्प इन फूड प्रोसेसिंग। ये उस बैक्टीरिया को, ये दे प्रोवाइड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग देयर फूड बिकॉज दीज आर पिगमेंट्स, दे कैन हेल्प इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह में आपको दिखाई देगा, है ना। देखिए, इसको कहते हैं हम लोग, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जो पिगमेंट बियर कर रहा है, क्या है ये? पिगमेंट बियर कर रहा है, इसको कहते हैं हम लोग क्रोमैटोफोर। क्या कहते हैं हम लोग इसको? क्रोमैटोफोर।
ठीक है, ये क्या करता है, ये बेयर पिगमेंट्स, बेयर पिगमेंट्स हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो ये था मीजोजोम, सबसे बेहतरीन है ये पूरे के पूरे बैक्टीरियल सेल में। ये मीजोजोम जो है बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करता है। अब क्योंकि इसके पास ऑर्गेनल्स तो है नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स तो है नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, तो ये क्या करता है, ये इस मीजोजोम से ही अपना सारा का सारा काम कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम लोग सेल मेम्ब्रेन का बात कर रहे थे और ये सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन के बारे में हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, और वो एक्सटेंशन जो सेल के अंदर इनसाइड मूवमेंट किया है, इसको इनफोल्डिंग्स, इसको हम लोग कहते हैं, है ना, सेल्स इनफोल्डिंग, अंदर की तरफ होते हैं इनफोल्डिंग्स। ठीक है, नाउ ये मेम्ब्रेन बाहर भी निकल सकता है। तो कुछ बैक्टीरियल सेल जो मूवमेंट कर सकते हैं, जो मोटिलिटी रखते हैं अपने बॉडी के अंदर, दे हैव द कैपेसिटी टू मूव, इट इज बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी भी बैक्टीरियल सेल को मूव करा सकता है, मोटिलिटी प्रदान कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्लैजेला। वो भी सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। क्लियर? याद रखिएगा इस बात को, सेल मेम्ब्रेन का ही स्ट्रक्चर है फ्लैजेला। लेकिन फ्लैजेला में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो बेस पार्ट, बेसल बॉडी कहते हैं, जहां से शुरू हो रहा है फ्लैजेला। ठीक है, उसके बाद आता है हुक, और हुक के बाद आता है फिलामेंटस स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड फ्लैजेला। देखिए कैसे, ये है बेसल बॉडी, उसके बाद आता है हुक, ऑलराइट, दिस इज हुक, and from this hook, you know, a structure comes out, comes out like this, इसको कहते हैं हम लोग फ्लैजेला। देखिए ध्यान से, see this is called basal body, basal body, they are made up of protein rings। ठीक है, प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक, उसके बाद आता है ये हुक, ये भी क्या है, सेकेंड स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं हुक। ठीक, उसके बाद ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लैजेला। समझ में आया? ये प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला जो है वो एक प्रोटीन से बनता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैजेलिन प्रोटीन। क्या है ये? फ्लैजेलिन प्रोटीन। याद रखिएगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला के बारे में हम बता रहे हैं। ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। समझ में आया? लेकिन अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें, अगर यूकैरियोटिक सेल जो कि उसका जो ये फ्लैजेला होगा, वो फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का एक बहुत ही जबरदस्त अरेंजमेंट होता है 9+2 का, वो अरेंजमेंट जो है वो यूकैरियोटिक फ्लैजेला में दिखाई देगा, जो कि ये इसमें दिखाई नहीं देता है। ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है, बस इतना याद रखिए, और वो जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है, और वो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। चलिए, ये है फ्लैजेला। ये फ्लैजेला सारे बैक्टीरिया में नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि सारे बैक्टीरिया मूवमेंट करते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि जिन बैक्टीरिया में ये फ्लैजेला दिखाई देता है, ये प्रूफ है कि वो मूव करते हैं, क्योंकि फ्लैजेला का सोल फंक्शन है कि ये मूवमेंट में मदद करे। समझ में आया? हम लिख ही देते हैं यूकैरियोटिक फ्लैजेला के बारे में यहाँ पे। यूकैरियोटिक फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। दिस पार्ट, दिस filamentous part is called flagella, this blue part is called hook, and this one is basal body। याद रखिएगा, the flagella is the extended part of the cell membrane, the plasma membrane। it pierces the cell wall and comes out as flagella। ठीक है, helps in motility, movement। ठीक है, next one that you are going to talk about, that we are going to talk about, is the another structure which comes out of the cell. It is also the extension of plasma membrane, which is called villi। This is villi। This villi is made of पाइलिन प्रोटीन। ये प्रोटीन के फिलामेंट से बने होते हैं, पाइलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये पिल्लाई जो है कॉन्जुगेशन में मदद करता है बैक्टीरिया का। अब आप बात समझिए ध्यान से, कॉन्जुगेशन क्या होता है?
देखिए समझिए ध्यान से, जब हम लोग प्लाज्मिड पढ़ेंगे, अभी जाहिर है उसके ऊपर, जब हम लोग प्लाज्मिड पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड डीएनए का ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। प्लाज्मिड डीएनए एक ऐसा डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेन जीनोमिक डीएनए है उसके अलावे भी सर्कुलर डीएनए के फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं, उसको प्लाज्मिड डीएनए कहा जाता है। ठीक है, ये प्लाज्मिड जो है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर हो सकते हैं वाया पिल्लाई। ये पिल्लाई जो है ये दूसरे बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे ये एक चैनल बना देगा, रास्ता बना देगा, जिसमें से इसका इसका जो प्लाज्मिड डीएनए है यहां से ट्रांसफर होकर चला जाएगा दूसरे बैक्टीरियल सेल में। समझ में आया? तो पिल्लाई जो है वो कॉन्जुगेशन में मदद करता है। ठीक है, किसमें मदद करता है ये? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू द अदर वाया पिल्लाई। ठीक है, अब देखिए एक और स्ट्रक्चर आपको देखा गया है जो वो भी सेल मेम्ब्रेन से ही एक्सटेंड किया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड फिम्ब्रिए। दिस फिम्ब्रिए helps in holding the bacterial cell to a particular place. That means adhesion, मतलब कहीं पे इसको रुकना है तो ये फिम्ब्रिए की मदद से ही वहां पे ग्रास्प करके रुकेगा। जैसे सपोज ये बैक्टीरिया जो है पानी में बह रहा है, ठीक है, कहीं पत्थर मिला तो ये इसका जो फिम्ब्रिए है वो फिम्ब्रिए का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस हार्ड सरफेस पे, उस रॉक पे इसको वहां पे ग्रास्प करके इस बैक्टीरिया को वहां पे स्टे कराए, रोके। समझ में आया? तो ये फिम्ब्रिए का फंक्शन होता है। कितने स्ट्रक्चर पढ़े जो जो हम लोग सेल मेम्ब्रेन से एक्सटेंड करता है, अंदर की तरफ जो एक्सटेंड करता है उसमें हम लोग पढ़े मीजोजोम। मीजोजोम में पढ़े हम लोग वेसाइकल्स, ट्यूबुलर और लेमेला। ठीक है, मतलब शेप का नाम है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के भी हो सकते हैं मीजोजोम, वेसाइकल के भी हो सकते हैं, लैमेले मतलब लेयर वाइज भी हो सकते हैं। ठीक है, और इन सब का काम होता है रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सिक्रीशन करते हैं सर्टेन सब्सटेंस, डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये काम आते हैं। उसके बाद मीजोजोम का ही एक एडेप्टिव एक एडवांस चीज दिखाई दिया हम लोगों को। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके मीजोजोम्स के अंदर सर्टेन पिगमेंट्स पड़े हुए हैं, इनको हम लोग कहते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर जो है वो क्या करते हैं? वो दे बेयर पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या करते हैं? मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका डीएनए। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए होता है वो सिंगल डीएनए होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं कह रहे हैं हम। सिंगल डीएनए का मतलब एक ही डीएनए होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डोंट वरी, जैसा हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल, वैसे ही उसका भी होता है डबल हेलिकल। बस फर्क इतना है कि वो सर्कुलर होता है, मतलब डीएनए का पहला एक एंड जो है दूसरे एंड से कनेक्टेड रहता है, मतलब सर्कुलर होता है। समझ में आया? दो धागा उसमें भी है। देखिए कैसा, ये जो डीएनए है सर्कुलर है, मतलब एक एंड जो है दूसरे एंड से कनेक्टेड है, कनेक्ट करा दिए हैं। एक और धागा यहां से गुजरेगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये सर्कुलर है, एंड्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं जीनोमिक डीएनए। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीनोमिक डीएनए या मेन जेनेटिक मटेरियल, या इसको आप लोग न्यूक्लियोइड भी कह दो। दिस इज द नेम। जीनोमिक डीएनए, मेन जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियोइड कह दो इसको। समझिए ध्यान से, ये कैसा है? ये सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए है। ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर हो गया? ये सिंगल डीएनए, इसको सिंगल डीएनए कहते हैं क्योंकि एक ही डीएनए होता है इसके पास और उसी में सारे के सारे जीन्स प्रेजेंट है जो इस बैक्टीरिया को सरवाइव कराने के लिए सक्षम है। समझ में आया? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है हम लोग जैसे। उसके बाद इसको हम लोग मेन जेनेटिक मटेरियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस डीएनए के अलावे इस बैक्टीरियल सेल में कुछ और भी सर्कुलर डीएनए के फ्रैगमेंट्स पाए जाते हैं, तो उसको नजर में रखते हुए इसको हम लोग मेन जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, जो डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमली जो प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिए। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमली प्रेजेंट इनसाइड द सेल। जैसे इसको हम लोग कह सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमली इनसाइड द सेल।
क्लियर हुआ? ये प्लाज्मिड जो है अलग अलग टाइप के होते हैं प्लाज्मिड्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड होते हैं। लेकिन पहले आप समझिए ये करता क्या है। ये जो है सर्टेन फिनोटाइपिक फिजिकल अपीयरेंस जो है वो कभी कभी जरूरत के हिसाब से चेंज करता है, ताकि ये किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन को सरवाइव कर सके, मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो बात समझिए, प्लाज्मिड जो है अलग अलग टाइप का होता है। एक जो है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आर प्लाज्मिड कह सकते हैं। ये रेजिस्टेंस प्लाज्मिड क्या करता है, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड का फंक्शन है कि इस बैक्टीरियल सेल के अंदर एक ऐसा जीन कोड करे ये प्लाज्मिड, ताकि कि कोई अनफेवरेबल कंडीशन में ये बैक्टीरिया मर ना जाए। इसको अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमली प्रेजेंट इसीलिए है ताकि ये एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करे इस बैक्टीरियल सेल को सरवाइव होने में, सरवाइव कराने में। समझ में आया? तो उसमें से एक एग्जांपल है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। ये रेजिस्टेंस प्लाज्मिड क्या करता है, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये क्या देता है इसको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। समझ में आया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब, फॉर एग्जांपल मान के चलिए हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। जिस बैक्टीरिया, जो हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया कॉज कर रहा है पैथोजेनिक एक्टिविटी, उस बैक्टीरियल सेल के अंदर जब हम लोग देखें तो उसमें आर प्लाज्मिड है, ठीक है। ये बात किसी को नहीं पता है फिलहाल। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको एग्जामिन किया और उसको समझ में आया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो आपको एक एंटीबायोटिक दे दिया, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन फॉर एग्जांपल लेके आप चले आए घर। वो एंटीबायोटिक जो बॉडी के अंदर गया है कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया के पास रेजिस्टेंस प्लाज्मिड है, आर प्लाज्मिड है। ये आर प्लाज्मिड will make sure that the tetracycline will not affect the bacterial cell and bacteria will survive। तो बताइए, क्या उस एंटीबायोटिक से आप ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे ठीक, किसी भी सूरत में ठीक नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके का नया नया कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है ये प्लाज्मिड प्रोवाइड करता है। अब हम लोग और भी प्लाज्मिड है, जैसे आर प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, इसको हम लोग एफ प्लाज्मिड भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, ये पिल्लाई फॉर्मेशन में मदद करता है। देख रहे हो ना, वो पिल्लाई फॉर्मेशन में मदद करता है। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म पिल्लाई, हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में समझाया था कि जैसे अगर इस सेल के अंदर ये जो प्लाज्मिड है, अगर वो उसमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो ये एफ प्लाज्मिड पिल्लाई फॉर्मेशन कराएगा और यहां से ये डीएनए जो है ट्रांसफर होकर किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल में एंट्री ले लेगा। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है, जो पिल्लाई की मदद से हो रहा है। और ये पिल्लाई बन कैसे रहा है, इस फर्टिलिटी प्लाज्मिड के कारण। समझ में आया? अब देखिए, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, उसके बाद आएगा आपको वायरुलेंस प्लाज्मिड। वायरुलेंस प्लाज्मिड जो है, ये वायरुलेंस प्लाज्मिड जो है पैथोजेनिक एक्टिविटी और पैथोजेनिक प्रॉपर्टी देता है, प्रोवाइड्स पैथोजेनिक प्रॉपर्टी टू बैक्टीरियल सेल। समझ में आया? मतलब इतने सारे प्लाज्मिड जो है आपको देखने को मिल गए यहाँ पे। एक है आर प्लाज्मिड, दूसरा एफ प्लाज्मिड, तीसरा है वायरुलेंस प्लाज्मिड, है ना। और भी बहुत सारे हैं जिनको हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना था, लेकिन हम थोड़ा समझाने के लिए आप लोगों को ये बता दिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये प्लाज्मिड का काम क्या है समझिए। ये प्लाज्मिड को हम लोग जीन कैरियर भी कह सकते हैं, जीन कैरियर भी कह सकते हैं। क्यों जीन कैरियर कहते हैं सर? क्योंकि अगर कोई फॉरेन डीएनए को किसी बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करना है, तो ये प्लाज्मिड ही है जिसके थ्रू ये बैक्टीरियल सेल में इंक्लूड वो फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। समझ में आया? इसीलिए ये प्लाज्मिड को हम लोग जीन कैरियर के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि कुछ ऐसे फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल में, ठीक है, ताकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को सरवाइव करा सके, ठीक है। उनमें से एक एग्जांपल जो है ये रेसिस्टेंस प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड है, ठीक है। फर्टिलिटी प्लाज्मिड है डीएनए ट्रांसफर के लिए, है ना। वायरुलेंस प्लाज्मिड है इसको पैथोजेनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने के लिए, है कि नहीं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड किसी भी बैक्टीरियल सेल में, ठीक। किसी एक बैक्टीरियल सेल में एक ही टाइप का प्लाज्मिड पाया जा सकता है, आइदर रेजिस्टेंस आर प्लाज्मिड और एफ प्लाज्मिड, है ना। मतलब सब नहीं प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
ये जो है प्लाज्मिड खुद से रेप्लिकेट करता है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। इसको परमिशन नहीं चाहिए मेन डीएनए का रेप्लिकेट होने के लिए, ठीक है। ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसीलिए इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है। समझ में आया? तो ये फंक्शन है आपका प्लाज्मिड का, ठीक है। देखिए बच्चे लोग, अब सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करना है। प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है राइबोसोम, ठीक है। हमारे पास क्या है? राइबोसोम मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहता है। राइबोसोम का प्राइमरी फंक्शन जो है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट है? 70S राइबोसोम, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इन सब के अलावे हमारे सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल इंक्लूजन और इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। जैसे ग्लाइकोजन अगर एक साथ ज्यादा हो गया तो एक गुच्छा बना के वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। क्या कहेंगे इसको हम लोग? ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। जब जरूरत पड़ेगा एनर्जी का तो इसको इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, एटीपी सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। अगर फोस्फेट ग्रैन्यूल्स एक साथ बहुत आ गया सेल के अंदर, तो ये फोस्फेट ग्रैन्यूल्स जो है ना एक साथ मिलेंगे। जब फोस्फेट एक साथ मिलेंगे तो वो फोस्फेट ग्रैन्यूल बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? फोस्फेट ग्रैन्यूल बन जाएगा। करेगा क्या ये फोस्फेट? ये भी एटीपी सिंथेसिस करने में मदद करेगा, ठीक है। समटाइम्स डीएनए सिंथेसिस करने में भी मदद करता है, ठीक है। फोस्फेट ग्रैन्यूल्स एक साथ, जब फोस्फेट मॉलिक्यूल्स एक साथ आ जाएंगे साथ में, तो उसको हम लोग फोस्फेट ग्रैन्यूल्स कहते हैं। एक साथ ग्लाइकोजन मिल गया सेल के अंदर कहीं गुच्छा बना के, तो उसको हम लोग ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स कह लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ पिगमेंट्स अगर हैं प्रेजेंट, कुछ पिगमेंट्स एक साथ आके सेल के अंदर प्रेजेंट है ना, इकट्ठे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे साइनोफिशियन ग्रैन्यूल। क्या कहेंगे उसको हम लोग? साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। ये साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो पिगमेंट कंटेन करते हैं, कलर्स कंटेन करते हैं, ठीक है। कलर्स कंटेन करते हैं, पिगमेंट्स कंटेन करते हैं, ठीक है। जो ये क्या करते हैं? मदद करते हैं किस चीज में? पिगमेंट्स फूड बनाने में, फूड प्रोसेसिंग करने में, फोटोसिंथेसिस करने में ये मदद करते हैं। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी में उसको मेंशन किया गया है, ठीक है, और वो है गैस वैक्यूल। क्या है वो? गैस वैक्यूल है ये क्या करता है? बायोन्सी प्रोवाइड करता है। किसी भी बैक्टीरियल सेल में जिसमें ये गैस वैक्यूल प्रेजेंट होंगे, वो उसको बायोन्सी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये सब के सब सेल इंक्लूजन के नाम से जाने जाते हैं। ये सब क्या है? सेल इंक्लूजन्स है। Cell inclusions are certain, materials, reserved materials present inside the cell, which will be used further, in the different processes. Like अगर glycogen granules है तो ATP synthesis करने में मदद करेगा. If you have a phosphate granules inside the cell, then this will also help in ATP synthesis, है ना? Gas vacuole, if it is there, you will have buoyancy. Sinofission granules, you will have pigments which will help them for the photosynthesis process. All right. So this all together called inclusion body. यहां से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। सबसे पहले आउटर लेयर पढ़े थे हम लोग, आउटर कवरिंग, जिसको हम लोग कहते हैं सेल एनवेलप। सेल एनवेलप जो है 3 अलग अलग लेयर से मिलकर बना है। अगर सेल के स्टार्ट से अंदर से आएंगे तो सबसे अंदर आता है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर आएगा सेल वॉल, उसके बाहर आएगा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स एक कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से बनता है, ठीक है। ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और कैलिक्स का मतलब होता है कोट, कवरिंग, ठीक है। तो ये कवरिंग जो है शुगर कोटर होता है सेल के ऊपर, बैक्टीरियल सेल के ऊपर। उसके बाद ये सेल वॉल है। सेल वॉल जो है उसका कंटेंट जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन होता है। फंक्शन होता है रिजिडिटी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कोलैप्सिंग और डैमेजिंग से बचाता है सेल को। सेल मेम्ब्रेन देखेंगे अगर तो वो फोस्फोलिपिड से बना होता है, ठीक है, और साथ में प्रोटीन से भी बना होता है। फ्लेक्सिबल होता है और बहुत सारे चीजों को ट्रांसफर करने में मदद करता है। मतलब अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है, बाहर की चीजों से इंटरेक्ट करता है। इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कह सकते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये चीजों को सिलेक्ट करता है, कौन सी चीज जरूरी है सेल के अंदर वही वो अलाउ करेगा, जो चीज बेकार का है वो बाहर करेगा, ठीक।
उसके बाद हम लोग सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस के बारे में पढ़े। सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन में जो इनवर्ड एक्सटेंशन है उसको हम लोग पढ़े मीजोजोम्स के नाम पे। ये मीजोजोम्स अलग अलग शेप के हो सकते हैं, वेसिकल, ट्यूबुलर, लैमेलिक। ठीक है, इनका फंक्शन होता है रेस्पिरेशन करना, सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, सर्टेन चीजों को सिक्रेट करना, डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डिस्ट्रीब्यूट करना ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, उसके बाद आते हैं यही मीजोजोम्स होते हैं जो थोड़ा मॉडिफाई हो गए हैं, उसके ऊपर थोड़ा पिगमेंट लगा हुआ है। ये पिगमेंट लगे हुए मीजोजोम को हम लोग कहते हैं क्रोमैटोफोर। ये क्रोमैटोफोर फोटोसिंथेसिस में मदद करता है किसी भी बैक्टीरिया। उसके बाद यही सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जो एक्सटेंड कर रहा था, अब क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, अंदर की तरफ एक्सटेंड कर सकता है, वो बाहर की तरफ भी एक्सटेंड कर सकता है। तो हम लोग अंदर वाले सारे स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद इसी सेल मेम्ब्रेन से निकले हुए बाहर के स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आए हम लोग फ्लैजिला पे, जो बेसल बॉडी, हुक और एक फिलामेंटस बॉडी से बना हुआ है। ये सब बेसल बॉडी और जो हुक है वो जो है प्रोटीन से बना होता है। ये भी प्रोटीन से बना होता है फ्लैजिला, और इसका नाम जो होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला में आप ट्यूबुलिन प्रोटीन देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद यही सरफेस एक फिर से एक नया स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं पिल्लाई, जो कॉन्जुगेशन में मदद करता है। और तीसरा स्ट्रक्चर हम लोग फिम्ब्रिय देखें, जो अटैचमेंट में कहीं चीजों को अटैच होकर वहां पे स्टेबल कराता है किसी भी बैक्टीरियल सेल को। इन तीनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, इसको सरफेस स्ट्रक्चर। ये सरफेस से बाहर निकले हुए हैं और सब के सब सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है। ठीक, उसके बाद हम लोग जीनोमिक डीएनए पे आए। मेन डीएनए है, सारा चीज कंट्रोल इसी के हाथ में है। उसके बाद सर्कुलर डीएनए, फ्रैगमेंट सर्कुलर डीएनए जो है ये, अच्छा ये आपको पता होना चाहिए, ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे डीएस डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और ऊपर से ये क्या है, सर्कुलर है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमली प्रेजेंट होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, सारा फंक्शन यहाँ पे लिख दिए हैं। राइबोसोम का भी फंक्शन आपको वहां पे लिख के बता चुके हैं। मतलब यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये कंप्लीट एक बैक्टीरियल सेल है और उसके अंदर के पार्ट्स हैं। ठीक है, आई होप दिस वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल और अ प्रोकैरियोटिक सेल। अंडरस्टूड?